मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं बच्चों, और इस टाइम पे हम लोग कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आई होप आप लोग उनको देख रहे हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर अवेल करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। नहीं तो बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो ये सभी टॉपिक आपको बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, तो डरने की बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा था, आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, देखा था। और आज का जो हमको देखना है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, और फिर हम लोग को पढ़ना है इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसको बोलते हैं। तो आप सपोज करें बच्चों, अपने पास कोई एक रेजिस्टेंस है ना, R, और उसमें करंट अगर I फ्लो हो तो क्या हो जाता है, उसके चारों मींस वो हीट प्रोड्यूस करता है। या आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलो बच्चों कि आप अपने घर में देखे होगे, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है ना, कुछ देर तक अगर करंट फ्लो हुआ तो वायर आपका क्या हो जाता है, हीट होने लगता है। ठीक है, और वहीं पे आप गीजर वगैरह देखे हो है ना, वहां पे क्या है, वहां पे तो वो बहुत जल्दी ही हीट हो जाते हैं। तो करंट फ्लो जब तक हो रहा होता है तभी तक वो हीट होते हैं। अगर करंट फ्लो होना बंद करते हैं तो फिर वो फर्दर हीट नहीं होते, मींस हीट प्रोड्यूस नहीं करते। तो अपने को ऐसा पता चल रहा है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। और इसी फिनोमिना को, करंट के इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब ये रेजिस्टेंस आपका आएगा कहाँ, किसी वायर में। तो किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वायर हीट होने लग रहा है, इसी फिनोमिना को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बोलते हैं। और ये कब तक होता है, जब तक करंट फ्लो होता है तब तक हीटिंग इफेक्ट शो होता है, नहीं तो फिर फर्दर हीट नहीं होता। और ये किसने दिया था, जूल ने दिया था, इसीलिए आप क्या बोलते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हो। क्लियर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों कि ये हीट होता ही कैसे है। जो वायर है वो हीट क्यों हो जाता है, उसको क्या करंट मिलते ही वो गुस्से से गर्म हो जाता है क्या, लाल हो जाता है क्या, जैसे अपने आसपास लोग होते हैं ना, गुस्से में लाल हो जाते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस के साथ भी ऐसा ही है क्या, देखते हैं। तो सपन ने बच्चों पढ़ा कि जो कंडक्टर है वो क्या एटम से मिलके बना है, और उसमें जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं कुछ एनर्जी पाके, है ना, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो फ्रीली उसी वायर के अंदर घूमते रहते हैं। तो चले देख लेते हैं। बच्चों अपने पास एक वायर है ना, ये क्या है, मेटल वायर, और ये मेटल वायर क्या है बच्चों, एटम से मिलके बना। तो ये इसके एटम मैंने दिखाया, और सिंस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आयंस बोला जाता है। तो जो बच्चों मेटल में जो पॉजिटिव आयंस होता है वो अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते हैं। कब, जब बैटरी नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही बैटरी हम लोग लगा देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही तरफ, रेंडम तो वो घूमते हैं लेकिन वो फिर एक ही तरफ ड्रिफ्ट होना, मींस ड्रिफ्ट में खिसकने लगते हैं, किधर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव प्लेट से निकल के हमेशा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने या ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप बताओ कि ये जब ड्रिफ्ट करते हैं तो क्या इनका फ्लो स्मूथ होता है क्या, नहीं सर, ये बार बार क्या होते हैं, एटम से टकराते रहते हैं, और एटम से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेंगे, एटम को दे देते हैं, जिसके वजह से जो ये पॉजिटिव आयंस या जो एटम मैं बोल रहा हूं, है ना, पॉजिटिव आयंस बोलो या एटम बोलो, कि ये क्या होते हैं, और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन टकराएगा, फिर एनर्जी लेगा, मींस इसको एटम को प्रोवाइड करेगा, और एटम जो है और तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। मींस इलेक्ट्रॉन जो है लगातार बैटरी से एनर्जी लेते रहते हैं, और वो बार बार जो है पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं, और जिसके वजह से पॉजिटिव आयन जो है और तेजी से वाइब्रेट करते हैं। और वाइब्रेट करने का मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और मैंने बच्चों बता रखा है कि एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी ही मतलब होता है उनका टेम्परेचर, मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब उनका टेम्परेचर
बढ़ जाता है। और बच्चों जब पॉजिटिव आयंस या एटम का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये एटम बढ़ गया, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इसी से तो आपका वायर बढ़ना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका वायर ही हीट हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट, है ना। कैसे हुआ, फिर से एक लाइन में सुन लीजिए। जैसे ही बैटरी को हम लोग मिस ऑन करते हैं या बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी से एनर्जी लेते हैं और वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन के साथ टकराते रहते हैं, जिसके वजह से पॉजिटिव आयन और तेजी से वाइब्रेट होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी से एनर्जी लेते हैं, फिर से वो पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है ना। मींस एनर्जी आपका बैटरी प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूअसली, और आपका इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा के एटम को एनर्जी देते रहते हैं, जिसके वजह से एटम की एनर्जी बढ़ना, एटम की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, और एटम का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि वायर का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब वायर हीट हो गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देख लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, मीन्स उन्होंने क्या बोला था, क्या चीज नोटिस किया था। तो मान लेते हैं अपने पास एक क्या है, रजिस्टर है ना, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और कितने टाइम T के लिए, है ना, T टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या उन्होंने नोटिस किया बच्चों, क्या जूल ने नोटिस किया, मैंने बताया बच्चों कि जो है रेजिस्टेंस कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो होता है तो वो क्या करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके स्क्वायर के। तो पहला क्या है बच्चों, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब पहले तो ये हुआ बच्चों की करंट बढ़ाओगे उसमें तो आपका हीट भी मीन्स वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, करंट की वैल्यू घटाओगे तो वो हीट की मीन्स कम प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है इतना। लेकिन अगर ऐसे आप समझो स्क्वायर का मतलब कि बच्चों अगर मैं करंट को डबल कर रहा, क्या करंट को मैं पहले आई था करंट, अब मैं क्या कर दिया 2i कर दिया, तो अब इसका स्क्वायर टाइम्स जो है बच्चों हीट बढ़ेगा, तो स्क्वायर टाइम्स मतलब 4i स्क्वायर, मतलब हीट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्या 4 टाइम्स बढ़ेगा। करंट को आप डबल करोगे हीट 4 टाइम्स बढ़ेगा, करंट को आप ट्रिपल करोगे हीट आपका क्या होगा 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, क्या जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के, मतलब कि रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ाने पे हीट की वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करोगे तो हीट की वैल्यू कम होगा इसके क्रॉस। ठीक है। इसका मतलब कि अगर रेजिस्टेंस को आप डबल करोगे तो हीट भी डबल होगा, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 4 टाइम्स हो रहा था, है ना, ये डबल करोगे तो डबल, ट्रिपल करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हीट भी ट्रिपल होगा। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोल लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और बात कही कि आप जितने देर तक इसमें करंट फ्लो करोगे, मतलब ये टाइम के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आल्सो। तो आप देखे भी बच्चों अगर वायर में ज्यादा देर तक करंट फ्लो करते हैं तो वायर ज्यादा हीट हो जाता है, वायर में कम देर के लिए करते हैं तो कम ही हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग ये सभी चीज एक्सपीरियंस किए होंगे अपने आसपास, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब बच्चों हम इन तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिखें, यही काम तो रहता है अपना रेजिस्टेंस के टाइम पे भी किए थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। फिर उन दोनों को कंबाइन करके लिखे थे, तो वही काम क्या कर दिए बच्चों, तीनों को आप क्या करो कंबाइन करो, इन तीनों को कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T, क्या I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है। आप इसको इक्वेशन 4 बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या हम अपने पास आया बच्चों की हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और फिजिक्स में बच्चों एक ही चीज तो करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो क्या आता है आपका इक्वल का साइन आता है। यहाँ पे बच्चों क्या मान लेते हैं कि I स्क्वायर RT आया, और लेकिन बच्चों अगर हम हीट को जूल में लें, है ना, किसको हीट को, हम हीट भी आपका बच्चों एक प्रकार का एनर्जी ही है ना, तो वर्क या एनर्जी आपका जूल में ही तो मेजर किया जाता है ना, जूल में। तो इसके लिए आपका जो बच्चों के की वैल्यू आया वो 1 आएगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हीट आपका क्या हो जाएगा I स्क्वायर
R इंटू टी के बराबर। और हीट आपका बच्चों किस में है, जूल में, है ना, जूल में। अगर बच्चों इसी को आपको कैलोरी में हीट निकालना है, क्योंकि हीट का एक और यूनिट होता है कैलोरी, आई होप आप लोगों ने सुना होगा ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने को पता है कि 1 कैलोरी आपका जो होता है बच्चों, है ना, वो 4.18 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको जूल से कैलोरी में जाना है, तो आप क्या निकालोगे, 1 जूल। तो 1 जूल निकालोगे यहाँ पे, तो 4.18 को इधर भेजोगे तो 1 कैलोरी अपॉन में 4.18। तो इसका मतलब आप जूल की जगह ये रखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि अगर आपको कैलोरी में चाहिए, जरूरत है नहीं बच्चों, है ना, आपको आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कहीं पे अगर फंसा दिया तो क्या बोल सकते हो, 4.18 कैलोरी। ठीक है, आई होप आपको याद रखोगे। ठीक है, यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जिन बच्चों ने मिस नोट कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे वो लेकर बैठे, और जिन लोग बैठे हुए हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, नोट करके हटा सकते हो। तो बच्चों अपना फार्मूला आया क्या, H इक्वल आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, हीट का। अब बच्चों इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे सर, तो पहला फॉर्म लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे आई स्क्वायर को आप I इंटू आई लिख सकते हैं बच्चों, R इंटू टी। ठीक है, तो ये आई आर क्या होता है, अपने को पता है, सिंस V इक्वल आई आर, तो इसका मतलब आई आर की जगह क्या लिख सकते हैं, V। तो क्या आ गया बच्चों, H इक्वल आई वी टी, या इसी को हम लोग वी आई टी भी लिखते हैं, तो H इक्वल वी आई टी। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया, पहला आपका बच्चों ये है, दूसरा ये है। तीसरा बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, आई के जगह यहाँ पे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ के फ्रॉम ओम्स लॉ आप देखो बच्चों क्या है, V इक्वल आई आर, या I इक्वल निकाले तो R को इधर भेजे तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल V अपॉन में R। ये भी तो बोल सकते हैं ओम्स लॉ से कि I इक्वल क्या है, V अपॉन R, और इसकी वैल्यू बच्चों कहाँ पे रख दे, आई स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H आई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, V स्क्वायर अपॉन में H की जगह क्या रखना है बच्चों, V अपॉन में R, तो V अपॉन में R। और यहाँ पे बच्चों देखो I का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, R और T हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ओपन कीजिए, ब्रैकेट को हटाइए, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू T। तो अब देखो बच्चों R से R एक कट गया, क्या बच गया आपका, हीट इक्वल बच गया V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। तो आई थिंक बच्चों आप ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। इन तीनों का बच्चों इंटर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, मतलब कोई एक फॉर्म दे देगा और दूसरा फॉर्म पूछ लेगा, तो आपको सिंपल एक तो ये दिया रहेगा, आपको दूसरा ओम्स लॉ यूज करना है। और देखो कि किसको हटाने के लिए बोल रहा है, जिसको हटाने के लिए बोल रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे हमको किसको हटाना था, आई आर को, मतलब तो हम वी लाए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अपने को आई हटा दिए, आई हटाना है तो आई बराबर आप लिख लो, जिसको हटाना है ओम्स लॉ का यूज करके उसके बराबर लिख के अब इस वैल्यू में इसमें पुट कर दो उसकी वैल्यू, और वो फिर सिंप्लीफाई कर लो और इजीली आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखोगे। अब बच्चों अपन का आ गया नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है सर, तो मान लेते हैं कि अपने पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है ना, R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों I, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का V दिया है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या कि आपका गिवन सिचुएशन है ना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि जो वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इस इलेक्ट्रिकल सोर्स को करंट मेंटेन करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कि इस इलेक्ट्रिकल सोर्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है करंट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है,
या आप ऐसे बोल सकते हो कि बच्चों यहाँ पे तो जो चार्ज है वो ऑटोमेटिक थोड़ी फ्लो होता है ना, इस चार्ज को इधर मीन्स मूव कराना है तो बैटरी को काम करना पड़ेगा ना, तो बैटरी ने जितना काम किया वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या कि जो आपका बैटरी है वो V वोल्ट का है ना, और वो Q अमाउंट चार्ज को क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले गया। एक्चुअली में यहाँ पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आया, लेकिन उसको लाएगा कौन, बैटरी ही तो वर्क करेगा। ठीक है, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था कि वर्क अपॉन चार्ज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है ना, तो यहां से आप अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, W इक्वल Q इंटू V। ठीक है ना, वर्क इक्वल क्या, चार्ज इंटू वोल्टेज। और अपन ने ये भी पढ़ा है सिंस Q इक्वल आपका क्या होता है बच्चों, I इंटू टी भी तो होता है ना, आपने तो ये पढ़ा होगा I इक्वल Q अपॉन में T, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो Q इक्वल I इंटू टी, तो इसका मतलब Q के जगह हम ये रख दे तो क्या हो जाएगा आपका W इक्वल Q मतलब I इंटू टी इंटू V, या VIT लिख दे, VIT, ये फेमस है आपका ज्यादा फॉर्म। तो ये आ गया क्या कि जो वर्क है, और यही तो आपका क्या बोला जा रहा है बच्चों, एनर्जी ना, यही जो बैटरी वर्क करेगा वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। तो E इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, VIT। ठीक है, तो अब अपन बच्चों इसका भी अलग अलग फॉर्म देख लें, क्योंकि इसका भी फॉर्म आता है। तो आपको फिर से बच्चों वही करना है, ओम्स लॉ को यूज करना है ना, ओम्स लॉ को यूज कीजिए। अपने पास क्या आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT आया, और दूसरा किसके पास जाना बच्चों, ओम्स लॉ, है ना, दूसरा क्या, ओम्स लॉ, V इक्वल IR। तो अब बच्चों V की जगह क्या रख दे, IR, है ना, इक्वेशन 1 में पुट V इक्वल IR इन इक्वेशन 1, तो इसमें रखिए बच्चों, तो E इक्वल क्या आ गया, V की जगह I इंटू R, तो I इंटू R इंटू I इंटू T, तो ये क्या आ गया, I इंटू I, है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी I स्क्वायर RT। और बच्चों ये क्या है, देखा देखा लग रहा है, हाँ सर अभी तो हीट के लिए पढ़ा, तो बच्चों वही है, हीट के जितने फॉर्मूले हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी फॉर्मूले हैं। एक्चुअली हो भी तो रहा है बच्चों, जितना इलेक्ट्रिकल आपका सोर्स है जितना वर्क करेगा वही एनर्जी है, और वही एनर्जी तो हीट के भी फॉर्म में रिलीज होता है ना, तो इसीलिए जो फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वही हीट के लिए भी आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अभी बच्चों अपन को V और R के टर्म में चाहिए, है ना, V और R, ये V और I के टर्म में है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी V और I के टर्म में है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी I और R के टर्म में है। अब अपने को क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए किसके, V और R के टर्म में, तो V और R चाहिए, मतलब I नहीं चाहिए। तो आप यहीं पे क्या करो बच्चों, I को हटाओ, तो अब I को हटाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ओम्स लॉ का, फिर से फ्रॉम ओम्स लॉ। ये सब बच्चों डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखो। तो क्या लिखोगे, V इक्वल IR, तो लेकिन अपने को I चाहिए तो R को भगाओ, तो क्या लिखोगे, I इक्वल V अपॉन में R, I इक्वल V अपॉन में R। अब आप क्या करो, यहां पे रख दो, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आप क्या लिखोगे, E इक्वल V तो रहने दो, I की जगह क्या लिखना है, V अपॉन में R इंटू T, हो गया। और क्या हो जाएगा, V इंटू V स्क्वायर सर, तो V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T, तो ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आया। तो बच्चों आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, जरूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, ठीक है, हम लोग उसका आंसर जरूर बताएंगे।
बच्चों आई होप आप ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।